हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 2 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पश्च निषेचन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं इस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब निषेचन की क्रिया होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही निषेचन क्रिया होती है तो अब पश्च निषेचन की क्रियाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। पश्च निषेचन की क्रिया मतलब यहाँ पे दो क्रियाएँ होंगी, सगर्भता जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टेप होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे हम भ्रूणीय विकास कहते हैं। यहाँ पे सगर्भता देखें या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे कुछ टर्म मिलेंगे जिसमें हमें क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रोला, ये कुछ टर्म हमें देखने को मिलेंगे। इस टर्म में सबसे पहले हम प्रेगनेंसी या सगर्भता को देखेंगे। सगर्भता क्या है? द पीरियड इन विच अ फीटस डेवलप इनसाइड अ वुमन्स वॉम्ब और यूट्रस, इट इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी। अर्थात प्रेगनेंसी या सगर्भता वह क्रिया है या वह एक ऐसा समय है जिसमें भ्रूण माता के गर्भाशय में स्थापित होकर वहीं पे इसका विकास किया जाता है, ठीक है, जिसे हम प्रेगनेंसी या सगर्भता कहते हैं। प्रेगनेंसी का समय सामान्य रूप से 9 महीने और 10 दिन का होता है। तो आइए देखें यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले सगर्भता वाली कंडीशन देखेंगे। तो आइए देखें यहाँ पे जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो कुछ सबसे पहले कुछ टर्म मिलते हैं। सबसे पहला टर्म मिलता है क्लीवेज जिसे हम हिंदी में विदलन कहते हैं। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन ये एक ऐसा समसूत्री विभाजन होता है जिसमें कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती हैं। अर्थात विदलन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोशिकाएं लगातार विभाजन तो करेंगी लेकिन वृद्धि नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? वृद्धि। इस क्रिया को हम विदलन कहते हैं। जब ये विभाजन करते हैं तो हर 24 घंटे में कोशिका डबल होती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से हर 24 घंटे में। जैसे मान लो आज एक कोशिका से 2 बनी है, अब कल इसी समय पर फिर अगली 2 बनेंगी, फिर अगली 2 बनेंगी। इस तरीके से जो सेल डिवीजन करती है हर 24 घंटे में डिवीजन करती है। अब पॉइंट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन के 1 घंटे बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट है क्लीवेज कब स्टार्ट होगा, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके 1 घंटे के बाद क्लीवेज या विदलन की क्रिया शुरू हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन या निषेचन के 7 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। 7 दिन मतलब पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, मतलब 7 दिन में यहाँ पे लगभग 128 कोशिकाएँ बन जाएंगी। 128 कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भ्रूण बोल सकते हैं। इसी का इम्प्लांटेशन किया जाएगा कहाँ पे? एंडोमेट्रियम के पास में किया जाएगा। ये एंडोमेट्रियम हमारी यूट्रस की वॉल पे प्रेजेंट होती है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल से चिपकना इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहलाता है, जैसा कि अभी बताया गया है। इम्प्लांटेशन के बाद जोना पेलोसिडा अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, जो प्राइमरी साइट के टाइम पे जोना पेलोसिडा बनी थी अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद खत्म हो जाएगी। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे अपन लोग कि इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। आइए तो देखें ये किस प्रकार की क्रिया होती है। तो सगर्भता में देखें जैसे ही यहाँ पे निषेचन किया गया है, जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलग्न हुए, ये हमारा नर युग्मक था, ये हमारा मादा युग्मक था, इन दोनों में संलयन हुआ मतलब निषेचन की क्रिया हुई। निषेचन की क्रिया हुई तो यहाँ पे एक नई कोशिका जो द्विगुणित थी जिसको हमने जायगोट बोला है बनी है, ये हमारा जायगोट है। देखिए इस प्रकार से जायगोट एक डिप्लॉइड कोशिका होती है। इस जायगोट के चारों ओर एक लेयर थी जिसको हमने जोना पेलिसोडा बोला था, और इस जोना पेलिसोडा के चारों ओर भी छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं जिनको हमने कोरोना रेडिटा बोला। ये चारों तरफ से पूर्णतः नहीं घेरेंगी, कहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगी। अब इस जायगोट में
विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन यहाँ पे कोशिकाएं वृद्धि नहीं करेंगी, केवल विभाजित होंगी। क्या होंगी? केवल विभाजित होंगी। तो इस प्रकार से एक कोशिका से 24 घंटे बाद 2 कोशिकाएं बनेंगी, इन 2 कोशिकाओं से फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाओं से फिर 8 कोशिकाएं बनेंगी, 8 कोशिकाओं से फिर 16 कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ये जाइगोट था, जाइगोट में डिवीजन हुआ और एक कोशिका से 2 कोशिका बनी। इन दोनों कोशिकाओं को या एक प्रॉपर एक कोशिका को हम क्या बोलेंगे? कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही विदलन स्टार्ट हो जाता है तो जो कोशिकाएं बनेंगी पर्टिकुलर उन कोशिकाओं को हम कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर है और यहाँ पे 16 ब्लास्टोमियर है। जब 8 से 16 के बीच की जो स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब 8 कोशिका और 16 कोशिकाएं जो होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम मोरूला या तूतक कहते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? मोरूला या तूतक। 8 से 16 संरचना वाली कोशिकाओं को हम मोरूला या तूतक कहते हैं। मोरूला शब्द ये मलबेरी मतलब शहतूत से मिला हुआ है। जिस प्रकार से शहतूत का प्लांट होता है, उसमें जो फल होता है उसमें बहुत सारी एक बंच या गुच्छे जैसी संरचना बन जाती है, उसी को हम मोरूला कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 16 कोशिकाओं तक का या 8 से 16 कोशिकाओं का जो समूह बना है, उन समूह को हमने मोरूला या तूतक कहा है। अब ये 16 कोश की संरचना फिर से विभाजन करेंगी। पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, ये विभाजन चल रहा है, हर 24 घंटे में हो रहा है। तो यहाँ पे 16 से जब कोशिकाएं कितनी बनेंगी? 32 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 32। जब ये 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसी 32 कोश की संरचना को हम ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जैसे ही 32 कोश की संरचना बनेगी तो उस संरचना को हम ब्लास्टुला बोलेंगे। जब ब्लास्टुला बनेगा तो यहाँ पे एक इस तरीके से संरचना बनेगी। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये उसमें पूरी तरीके से ये संरचना होंगी, 32 कोशिकाएं होंगी और इन 32 कोशिकाओं के चारों ओर जोना पहली सुडा होगी, लेकिन यहाँ पे कोरोना रेडिएटा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोरोना रेडिएटा नहीं होगी। अब यहाँ पे इसकी अगली संरचना देखें तो 32 कोशिकाओं से अब 64 कोशिकीय संरचना बनेगी। कितनी? 64 कोशिकीय संरचना बनेगी। जैसे ही 64 कोशिकीय संरचना बनेगी तो यहाँ पे इन कोशिकाओं के बीच में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही परिवर्तन होगा तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। ये हमारी 64 कोशिकीय संरचना है। क्या है? 64 कोशिकीय संरचना है। इस 64 कोशिकीय संरचना को हमने ओवरऑल हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला है। ये पूरी कोशिकीय संरचना को हमने ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी कहा है। इस ब्लास्टोसिस्ट की संरचना में ये एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील या कोरक गुहिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरक गुहिका बोलेंगे। इसके अलावा हमने इस गुहा के ऊपर कुछ ब्लास्टोमियर कोशिकाएं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेती हैं? ग्रुप बना लेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? इनर सेल्यूलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर सेल्यूलर मास या अंतः कोशिकीय मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतः कोशिकीय मास। इसके अलावा यहाँ पे किनारे पे कोशिकाओं का एक परत टाइप की बनेगी। यह सेल एक लेयर बनाती है। ध्यान देना चाहिए, सेल्स क्या बनाएंगे? एक लेयर बनाएंगे जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हमने देखा जिस दिन निषेचन होगा उसके 1 सप्ताह बाद इम्प्लांटेशन या अंतरोपण होगा। ध्यान देना, 7 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद अंतरोपण होगा या इम्प्लांटेशन होगा। ये जो डायग्राम दिए गए हैं, इन डायग्राम को हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जाइगोट था। जाइगोट से 2 कोशिकाएं बनी, इन प्रॉपर कोशिकाओं को हमने ब्लास्टोमियर बोला। फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8 बने, 8 से 16। और यहाँ पे देखें तो अगर ये पहला दिन था तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये 6वां होगा, ये 7वां। इस प्रकार से 7 दिन या 8 दिन के लगभग हो जाते हैं, 1 सप्ताह पूरा लग जाता है। और यहाँ पे 6वें दिन 32 कोशिकाएं बन जाती हैं। 32 कोशिकाओं के बाद 64 कोशिकाएं बनेंगी। 64 कोशिकीय जब संरचना बनी थी तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी थी। एक तो हमने खाली स्पेस देखा था जिसको हमने क्या बोला था? ब्लास्टोसील बोला था। फिर इसके बाद हमने देखा था कोशिकाओं का एक ग्रुप था जिसको हमने इनर सेल्यूलर मास बोला था। और यहाँ पे किनारे पे कोशिकाओं की एक परत बनी थी जिसको हमने क्या बोला था? ट्रोफोब्लास्ट बोला था। ये आगे जाके फिर विभाजन करेंगे और 128 कोश की संरचना बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 128 कोश की संरचना बना लेंगे।
जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा मादा जनन तंत्र था। मादा जनन तंत्र में ये ओवरी थी, इस ओवरी से 14 दिन ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte निकला। ये सेकेंडरी oocyte इन्फिमरी की हेल्प से अंदर गया फैलोपियन ट्यूब पे। अब इस फैलोपियन ट्यूब में कुछ रोम के जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको हमने सीलिया बोला था। ये सीलिया इसी सेकेंडरी oocyte को कहाँ पे ले जाती हैं? फैलोपियन नलिका में ले जाती हैं। फैलोपियन नलिका में यहाँ पे अब जब स्पर्म आता तो निषेचन की क्रिया होती थी। निषेचन की क्रिया होने के बाद यहाँ पे एक नई कोशिका बनी थी जिसको हमने जायगोट बोला था। जायगोट ने फिर क्लीवेज या विदलन स्टार्ट कर लिया था। तो जायगोट से 2 कोशिकाएं बनी थी, 2 से 4 कोशिकाएं बनी थी, 4 से 8 कोशिका बनी थी, 8 कोशिका से 16 बनी थी और 8 से 16 कोशिका को हमने क्या बोला था? मॉरूला बोला था। फिर 16 कोशिकाओं के बाद 32 कोशिकीय संरचना बनी थी। 32 कोशिकीय संरचना के बाद 64 कोशिकीय संरचना बनी और 64 कोशिकीय संरचना के बाद 128 कोशिकीय संरचना बनी। यहाँ पे 64 कोशिकीय संरचना को हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला था। ये आगे यहाँ पे आके ये जो यूट्रस के अंदर जो वॉल होती थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम के यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच हो जाते हैं जिसको हम अंतःरोपण बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अंतःरोपण बोल रहे थे। तो जैसा कि इस वीडियो को हमने देखने के बाद अब हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मिलता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की अंतः भित्ति से जुड़ जाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की अंतः भित्ति से जुड़ जाती है तो इस क्रिया को हम अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह क्रिया निषेचन के 7 दिन बाद होती है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे निषेचन की क्रिया के 7 दिन बाद होगी। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो जोना पेलोसोडा थी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो 64 कोश की संरचना थी ये आगे जाकर, क्या ध्यान देना बच्चों, 64 कोश की संरचना आगे जाकर इनमें से 64 में से 35 से 38 लगभग 35 से 38 कोशिकाएं एक लेयर बना रही थी। इन लेयर को हमने क्या बोला था? ट्रोफोब्लास्ट या कोश पूरक बोला था। जबकि बाकी की जो कोशिकाएं थीं वो कोशिकाएं एक समूह बना रही थी जिसको हमने अंतर कोश के समूह या इनर सेलुलर मास कहा था। इसके अलावा एक जगह हमने बनाई थी जहाँ पे खाली जगह थी जिसको हमने ब्लास्टोसील बोला था। क्या बोला था? ब्लास्टोसील। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े यहाँ पे। इन 3 पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे देखा इस तरीके की ये संरचना थी। यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एंडोमेट्रियम की वॉल से इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे हमने देखा ये हमारी पे एपीमेट्रियम थी, सबसे किनारे पे एपीमेट्रियम थी। फिर ये मायोमेट्रियम थी जो मोटी स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी, ये मसल्स की बनी होती हैं। कौन सी? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। इसके अलावा ये सबसे इनर जो ग्रीन कलर से बनाई गई ये इनर मोस्ट लेयर है जिसको हमने एंडोमेट्रियम बोला है। क्या बोला है? एंडोमेट्रियम बोला है। ठीक, अब ये एंडोमेट्रियम क्या करेगी? एंडोमेट्रियम की सेल कंटिन्यू डिवीजन करेगी। क्या करेगी? ये जो एंडोमेट्रियम है ये सेल कंटिन्यू डिवीजन करेगी और डिवीजन करते करते इस ब्लास्टोसिस्ट को पूर्ण रूप से घेर लेगी। ये चारों तरफ से जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है इस तरीके को इसको पूरा घेर लिया है। इस स्ट्रक्चर को हम डेसिडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुआ। ध्यान देना बच्चों, एंडोमेट्रियम की सेल्स कंटिन्यू डिवीजन करेगी और ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली ये चारों तरफ से घेर लेगी। इस संरचना को हम डेसिडुआ कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसिडुआ। देखिए बच्चों, जैसा कि ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में ये हमारा स्ट्रक्चर था, 64 कोश की संरचना थी। इस 64 कोश की संरचना में ये 35 से 38 कोश की संरचना बनाई गई थी। रेड कलर की ये लेयर थी जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट या कोश पूरक बोला था। इसके अलावा जो बची कोशिकाएं थीं ये एक जगह पे इकट्ठी हो गई थी जिसको हमने इनर सेलुलर मास बोला था या अंतरकोश के समूह बोला था। साथ में यहाँ पे एक जगह खाली थी जिसको हमने कोरक गुहा या ब्लास्टोसील बोला था। ओवरऑल इस संरचना को हम ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी बोल रहे थे। और यहाँ पे हमने देखा कि एंडोमेट्रियम ने इस ब्लास्टोसिस्ट को, ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर बनाई गई, ये चारों तरफ से इसको घेर लिया है। घेरने के बाद जो संरचना बनी उस संरचना को हमने डेसिडुआ बोला है। क्या बोला है? डेसिडुआ। जैसे ही डेसिडुआ यहाँ पे इसको कंप्लीटली घेर लेता है या कवर कर लेता है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन या अंतरोपण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है।
ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अंतररोपण की क्रिया कंप्लीट हुई जब डेसिडुआ नामक संरचना बन गई और इस डेसिडुआ नामक संरचना ने ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी को चारों ओर से घेर लिया है। अब इस संरचना के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, एक छोटा सा नोट है, पोष कोरक की वह सेल, ध्यान देना बच्चों, पोष कोरक की वह सेल जो अंतर कोश के समूह के संपर्क में है उनको रॉबर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉबर सेल। अब यहाँ पे ये पोष कोरक की सेल है, ये सेल है, ये अंतर यहाँ पे एंडोमेट्रियम की कांटेक्ट में है। इसको हमने क्या बोला, ये जो संरचना बनाई है, एक संरचना, दो संरचना, 3, 4, इस तरीके से जो चीज़ें सेल्स दिखी हुई हैं इनको हमने रॉबर सेल बोला था। रॉबर सेल इसलिए बोला है क्योंकि एक वैज्ञानिक थे रॉबर नामक वैज्ञानिक ने इसको बारे में अध्ययन किया, इसको खोजा, इसी वजह से हमने इनको क्या बोला है, रॉबर सेल बोला है। और ये रॉबर सेल एंडोमेट्रियम से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहेंगी? एंडोमेट्रियम से जुड़ी रहती हैं। ध्यान देना बच्चों, ये डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है, एक बार फिर से देखें। ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यूट्रस की यहाँ पे 3 लेयर थी, एपीमेट्रियम सबसे बाहर की ओर, मायोमेट्रियम बीच में, एंडोमेट्रियम किनारे पे। जैसे ये किनारे पे थी, इस यहाँ पे आके क्या हुआ, 128 सेल्स का या 64 सेल्स की जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर थी वो यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद हमने देखा ये जो 64 संरचना की जो 64 कोशिकी की जो संरचना थी उसमें एक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला था, एक लेयर बनी थी। फिर कुछ कोशिकाएं एकत्रित हो गई थी जिसको हमने इनर सेलुलर मास बोला था। और एक जगह ऐसा था जहाँ पे कुछ भी प्लेस नहीं था, मतलब एक कैविटी बनी थी, एक गुहा बनी थी जिसको हमने ब्लास्टोसील बोला था। और इन तीनों को मिला के हमने संरचना नाम दिया ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वॉल पे आई, एंडोमेट्रियम की वॉल ने कंटिन्यू डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद उन्होंने इस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। घेरने के बाद इस संरचना को हमने डेसिडुआ बोला था, जहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया था। और फिर हमने देखा कि पोष कोरक की वह सेल जो अंतर कोशिकीय समूह के, ये अंतर कोशिकीय समूह के संपर्क में है, उन सेल्स को हमने रोबर सेल्स बोला है जो एंडोमेट्रियम की लेयर से जुड़ी रहती है। अब ये फर्स्ट डायग्राम के बाद हमारा सेकेंड डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। इस संरचना में हमने फिर से देखा, ये हमारी एंडोमेट्रियम लेयर थी। क्या थी? एंडोमेट्रियम लेयर। इस एंडोमेट्रियम लेयर से हम ये चारों तरफ से ब्लास्टोसिस्ट को घेरा था जिसको हमने डेसिडुआ बोला था। फिर से एक बार देख लें, ये हमारा पूरा ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट में सिंगल लेयर बनी हुई है 35 से 38 कोशिकाओं को, जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला था। उसके बाद एक खाली प्लेस था जिसको हमने ब्लास्टोसील बोला था। और बाकी की कोशिकाएं जो थीं जिनको हमने जिन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसको हमने इनर सेलुलर मास बोला था। इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला था। और इसी ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम की वॉल ने कंटिन्यू डिवीजन करके चारों ओर से घेर लिया जिसको हमने डेसिडुआ बोला था। क्या बोला था? डेसिडुआ। इसके अलावा हमने बताया था ये जो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम की कांटेक्ट में, इन सेल्स को हमने क्या बोला था? रॉबर सेल्स बोला था। क्या बोला था? रॉबर सेल्स बोला था। ध्यान देना होगा, इस तरीके से ये रॉबर सेल्स हैं। रॉबर सेल्स किसने? रॉबर नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी, इसी वजह से इसको रॉबर सेल कहते हैं। यह ट्रोफोब्लास्ट की वह सेल है जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में होती है, जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में होती है। और ये लगातार विभाजन करके, जो रॉबर सेल हैं ये कंटिन्यू डिवीजन करेंगे, लगातार विभाजन करते रहेंगे। विभाजन करते करते कुछ उंगलियों की जैसी संरचना बना लेंगी। ये जो उंगलियों की जैसी या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उनको बना लेंगी, जिसको हम कोरियोनिक विलाई या जरायुज अंकुरक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई या जरायुज अंकुरक कहते हैं। ये डायग्राम के बाद अगले हम डायग्राम पे आते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो संरचना है ये हमारी मोटी सी जो लेयर थी जिसको हमने एंडोमेट्रियम बोला था। ठीक है, इस एंडोमेट्रियम के पास में या इसके अंदर भी क्या होंगी? कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट थी। ब्लास्टोसिस्ट के चारों जो ये लेयर थी जिसको हमने डेसिडुआ बोला था, ये हमारी रॉबर सेल थी। रॉबर सेल ने ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना ली। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस बढ़ती हुई कहाँ पे, ये जो ब्लड वेसल्स दी हुई हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके कांटेक्ट में आ जाती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इनसे चिपकती नहीं है, इनसे कांटेक्ट में आती हैं। अब
धीरे धीरे यहाँ पे इसके चारों ओर ये एक लेयर बनती है जिसको हमने प्लेसेंटा बोला था। क्या बोला था? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स में जो जो चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स में ध्यान देना, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स में जो भी चीज़ें होंगी, मिनरल्स हो सकते हैं, गैसेस होती हैं, उनका डिफ्यूजन की या विसरण की क्रिया के द्वारा आदान प्रदान कराएंगी। आदान प्रदान मतलब यहाँ पे जो भ्रूण विकास कर रहा है, इस भ्रूण को गैसों का आदान प्रदान करवाएंगे, ऑक्सीजन का देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, पोषण प्रदान करेंगी, उसको आदान प्रदान करेंगे, या इसके अंदर जो भी मिनरल्स होंगे इन मिनरल्स को भी इस भ्रूण को दिया जाएगा। साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को भी आदान प्रदान करेंगे। अपशिष्ट पदार्थ मतलब इस भ्रूण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। कुछ हार्मोन्स जैसे HCG, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिंग, HPL, ये जो हार्मोन है HPL है, यहाँ पे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है जिसको हम मानव अपरा लैक्टोजन कहते हैं, जो आगे सहायता करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक डायग्राम और दिया गया है। यहाँ पे देखें, ये रॉ सेल्स थी जो कहाँ से बनी थी, ट्रोफोब्लास्ट से निकली थी। ठीक है, इसके कांटेक्ट में थी। ठीक है, उन्होंने विभाजन किया और क्या बना लिया, विभाजन के दौरान बहुत सारी कोशिका बना ली। ये सेल अंदर की ओर जाएंगी और इनर वॉल जो थी, गर्भाशय भित्ति थी, उसमें धस जाती हैं, उंगलीनुमा संरचना बनाती थी जिसको हमने कोरियोनिक विलाई या जरायुज अंकुरक बोला था। और आगे हमने देखा कि यहाँ पे प्लेसेंटा नामक एक संरचना बन गई। इसी प्लेसेंटा नामक संरचना ने इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट थे, जो भी गैसेस थी, जो भी हार्मोन्स थे, उनका ट्रांसपोर्ट उस भ्रूण के लिए किया जिससे उस भ्रूण का अच्छी तरीके से विकास हो सके। इतनी क्रिया होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या कि यहाँ पे अब उस महिला ने गर्भधारण कर लिया है। गर्भधारण कर लिया है मतलब यहाँ पे 3 महीने से आगे की कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन के बारे में देखा था, जैसे सबसे पहले हमने HPL, जिसे हम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन कहते हैं या मानव अपरा लैक्टोजन कहते हैं। यह माता में फैट को तोड़ता है, माता के अंदर जो बसा या जो फैट होगा उसको तोड़ेगा। अब फैट ये भी क्या देता है, ये एनर्जी देता है, तो इससे इसके टूटने से एनर्जी मिलेगी, उस शिशु को एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा HPL ये मेमोरी ग्लैंड के पास जाएगा। मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होगा उसको क्या करेगा, उसके एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट होगा उस फैट का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने से उसको एनर्जी मिलेगी, यही एनर्जी उस बेबी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे HPL का फंक्शन देख लिया। HPL का फंक्शन क्या करता है, एडिपोज या फैट को तोड़ता है जिससे उस बेबी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एक और हार्मोन है HCG, जिसे हमने ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोला है या मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोला है। ये हार्मोन तभी निकलेगा जब वह गर्भधारण करेगी। जब कोई महिला गर्भधारण करेगी तभी जाके ये HCG हार्मोन निकलेगा। इस हार्मोन के द्वारा ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बाज़ार में जो किट आती हैं उस किट को प्रेगनेंसी किट कहते हैं। प्रेगनेंसी किट में के द्वारा जो गर्भ का पता किया जाता है उस टेस्ट को हम ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। जब कोई महिला यूरिन को इसी किट के ऊपर डालती है तो उस किट में अगर HCG प्रेजेंट होगा तो पता चल जाएगा कि वो महिला कैसी है, प्रेग्नेंट है। अदरवाइज ये अगर HCG नहीं मिलता है तो उस महिला ने गर्भधारण नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे HCG प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, और फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो यहाँ पे जो उस महिला के जो आर्तव चक्र थे वो बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएंगे तो LH और FSH नहीं निकलेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे, जब LH और FSH नहीं निकलेंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो प्लेसेंटा जो बॉल बनी थी, ठीक है, ये आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाएगी और हेल्प कराएगी। अब यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट, गर्भधारण के बाद
जो आर्तव चक्र है ये बंद हो जाते हैं। ये इसलिए बंद हो जाते हैं कि LH और FSH नहीं निकलते हैं। जब LH FSH नहीं निकलेंगे तो जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट नहीं होगी। जब कार्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम नहीं बने रहेगी। अब एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में HCG LH के जैसा काम करेगा। ध्यान देना यहाँ पे, HCG जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये LH की जैसे काम करेगा। जब ये काम करेगा तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा जिससे इम्प्लांटेशन हो सके। और इसके साथ जैसा कि हमने बताया था, प्लेसेंटा भी इसकी हेल्प करेगी प्रोजेस्टेरॉन निकाल। और ये जो हमारे इनर सेलुलर मास थी ये भी कंटिन्यू डिवीजन करेगी। जब ये लगातार विभाजन करती जाएगी तो यहाँ पे जो भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है, या जो भ्रूण का आगे जब निर्माण होगा तो बेबी बनेगा। जब भ्रूण का निर्माण होगा तो यहाँ पे विभाजन के दौरान ये 3 विभिन्न प्रकार की परतें बनाते हैं, जिन 3 विभिन्न परतों को हम 3 जर्म लेयर कहते हैं। सबसे पहली लेयर बनेगी एक्टोडर्म, दूसरी लेयर बनेगी मीजोडर्म, तीसरी लेयर बनेगी एंडोडर्म। और जब यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका? हार्ट का। ठीक है। एक्टोडर्म यहाँ पे एनेमल, त्वचा और मस्तिष्क का निर्माण करेगी। मीजोडर्म हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, गोनेड ऑर्गन का, इसके अलावा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम आदि का निर्माण करेगी। जो एंडोडर्म होती है ये हमारे लंग्स के इनर वॉल और वो सभी ऑर्गन जो अंदर से खोखले होते हैं, जैसे ईसोफेगस हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ये सब इन सभी का निर्माण करेगी। ये तीनों जर्म सेल जो लेयर होती हैं हमारे भ्रूण के सभी ऑर्गनों का निर्माण करती है, इसलिए इनको हमने जर्म लेयर बोला है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों का निर्माण कहाँ से हुआ है? इनर सेल्यूलर मास से हुआ है। इस इनर सेल्यूलर मास ने लगातार विभाजन किया जिसकी वजह से ये 3 परतों का निर्माण हुआ। इन्हीं 3 परतों से जो बेबी बन रहा है उसके विभिन्न अंगों का निर्माण होगा और भविष्य में हमारा पूरा बेबी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारी सगर्भता की क्रिया कंप्लीट होती है। इस सगर्भता की क्रिया के बाद अगला टॉपिक हमारा रहता है कौन सा? भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या मानव में गर्भकाल। देखें तो मानव में गर्भकाल यहाँ पे 9 महीने और 10 दिन का होता है। यहाँ पे ओवरऑल 9 महीना दिया गया है, लेकिन 9 महीने 10 दिन का होता है। ये 9 महीने को हमने 3 तिमाही में बांटा गया है। पहली तिमाही जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, दूसरी तिमाही जिसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और तीसरी तिमाही जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट तिमाही में पहले, दूसरे, तीसरे महीने होते हैं। दूसरी तिमाही में चौथा, पाँचवा, छठवां महीना होता है, और तीसरी तिमाही में 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है। तो आइए देखें, पहला जो महीना होता है यहाँ पे पहला तिमाही है। पहले तिमाही में जो पहला महीना होगा यहाँ पे पहले माह के अंत तक हृदय का निर्माण हो जाएगा। दूसरे माह के अंत तक लिम्स मतलब कि यहाँ पे पाद मतलब कि पैरों का निर्माण होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे इस तरीके से ये जो भ्रूण होता है यहाँ पे इस तरीके से संरचना निकलने लगेंगी। ठीक है। अग्रपाद और पश्चपाद, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, कुल मिला के हाथ पैरों का डेवलपमेंट होने लगेगा। और तीसरे माह के अंत तक, यहाँ पे तीसरा माह का अंत मतलब पहली तिमाही का अंत है, मतलब 12 सप्ताह हो चुके हैं। इन 12 सप्ताह में सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी दूसरी तिमाही आती है। दूसरी तिमाही मतलब चौथा महीने। चौथे महीने में हमारे जो अंग तंत्र का निर्माण हो चुका था, अब ये अंग तंत्र विकास करेंगे, सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। 5वें महीने के दौरान ये अब मूवमेंट करने लगेंगे। मतलब जैसे गर्भकाल का 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे बेबी क्या करेगा? हलचल करने लगेगा, हाथ पैर चलाने लगेगा। ठीक है। इसके अलावा सिर पे बाल आ जाएंगे। 6वें महीने के दौरान, ध्यान देना, 6वां महीना के दौरान मतलब 24 सप्ताह मतलब दूसरी तिमाही का अंत, यहाँ पे सारे शरीर पे बाल आ जाएंगे। ठीक है। आईलिड मतलब कि पलकों पर बाल आ जाएंगे। ये पलकें जो उसकी चिपकी हुई थी वो अलग अलग होने लगेंगी। ठीक है। और साथ में यहाँ पे जब पूरे शरीर पे जो बाल आते हैं इस कंडीशन को हम डाउनी हेयर या लेनेगो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेनेगो। अब तीसरी तिमाही देखें। तीसरी तिमाही मतलब 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। यहाँ पे 7वें महीने तक इस शिशु का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है, और ये माता से पोषण लेकर अपना विकास करने लगता है।
ठीक है। बाकी 7 के महीने के बाद 8वें महीने में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और ये डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, और 9वें महीने के में जैसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इसका जन्म हो जाता है। अब यहाँ पे इस बेबी का जन्म हुआ है, मतलब यहाँ पे एक नया टर्म मिलेगा, कौन सा, प्रसव या पार्ट्यूशन, और साथ में दुग्ध श्रावण लैक्टेशन। दुग्ध श्रावण लैक्टेशन मतलब यहाँ पे जो पहला दूध निकलेगा जिसको हम कोलोस्ट्रम या खींच कहते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रसव या पार्ट्यूशन देखें, इसके बाद हम दुग्ध श्रावण के बारे में देखेंगे। तो आइए देखें, प्रसव, बेबी का बर्थ होना ही प्रसव कहलाता है। यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भकाल का जो समय होता है 9 महीने प्लस माइनस 15 दिन, मतलब 10-15 दिन ऊपर या 10-15 दिन नीचे हो सकते हैं। इसमें शिशु का गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। प्रसव एक बहुत ही जटिल अभिक्रिया है। यह तंत्रिकीय अंतःस्रावी ग्रंथि या न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। इसमें वास्तव में जो हमारे नर्व सेल हैं ये हमारे मस्तिष्क के में जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे। ब्रेन में कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन होता है, जैसा कि ये डायग्राम दिया है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के में यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में कई प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक GH हार्मोन होता है, एक LH होता है, एक FSH होता है, एक TSH होता है, ACTH होता है, PRL मतलब कि प्रोलैक्टिन। फिर इसके बीच वाले पार्ट से MSH निकलता है, और ये इस वाले पार्ट से यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं। ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन करेगा किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे जाएगा, यूट्रस के पास जाएगा, यूट्रस की मायोमेट्रियम के पास जाएगा। जैसे मायोमेट्रियम के पास जाएगा तो यहाँ पे मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है, ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब सिकुड़ेगी, और जैसे ही फैलेगी सिकुड़ेगी तो यहाँ पे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तो उस फीमेल को पता चलेगा कि गर्भ का समय हो चुका है या प्रसव का समय हो चुका है। अब उसी टाइम पे एक रिलैक्सेशन हार्मोन निकलेगा जो बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इस प्रकार से ये हमारा प्रसव या पार्ट्यूशन कंप्लीट होता है। अब पार्ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन। तो आइए दुग्ध श्रावण और लैक्टेशन को देखें। तो लैक्टेशन या दुग्ध श्रावण की ये क्रिया है, इसमें हमने देखा सबसे पहले पार्ट्यूशन या प्रसव एक प्रकार की फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स या गर्भ उत्क्षेपण प्रतिकृति अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो श्रोणि मेखला या श्रोणि श्रृंखला या पेल्विक गर्डल जो होती है, इस पेल्विक गर्डल के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। तो ये प्यूबिस है, इसमें सिम्फाइसिस की क्रिया होती है। सिम्फाइसिस के होने के बाद या प्यूबिस सिम्फाइसिस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो बोन्स होती हैं ये फैलने लगती हैं, और यहाँ पे रिलैक्सेशन हार्मोन वर्क करेगा। जैसे ये रिलैक्सेशन हार्मोन वर्क करेगा तो यहाँ पे बेबी बाहर हो जाएगा। अब बच्चे का जन्म हो चुका है तो यहाँ पे जैसे ही जन्म होगा तो यहाँ पे लैक्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लैक्टेशन की प्रोसेस में मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है और दूध बाहर निकलने लगेगा। तो यहाँ पे लैक्टेशन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का स्रावण करता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन ने दूध का फॉर्मेशन किया और ऑक्सीटोसिन ने इसी मिल्क को बॉडी से बाहर निकाला। ये कब निकलेगा, ये निकलेगा बर्थ हार्मोन के, इसी ऑक्सीटोसिन हम बर्थ हार्मोन कहते हैं, ये बर्थ के समय निकलेगा। और जैसे ये जो फर्स्ट मिल्क निकलेगा, इस फर्स्ट मिल्क को हम कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी होती है, विशेष प्रकार से IgA या इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो कोलोस्ट्रम होता है प्रथम स्तनीय दूध होता है, जो पीला गाढ़ा और पोषणीय पदार्थ होता है। इसमें फैट कम होता है और विशेष प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कोलोस्ट्रम या खींच किसे कहते हैं। तो गर्भकाल के बाद या प्रसव के बाद माता के द्वारा जो प्रथम स्तनीय दूध निकलता है, जो पीला हल्का गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारे पोषणीय पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी A प्रेजेंट होती है। इसी दूध को हम क्या, कोलोस्ट्रम या खींच कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारा वीडियो भी चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अलावा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मैसेज करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।